गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ जी सर, ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? तो सर, जुलाई का करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे और हाँ जी सर, ऑडियो वीडियो क्लियर है। तो जुलाई का सर करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे और आज जुलाई का जो आपका करंट अफेयर्स है, वी विल कंप्लीट दैट डिस्कशन बाय टुडे, है ना। आपका जो भी जुलाई वाला करंट अफेयर्स है आज हम कंप्लीट कर देंगे, ताकि नेक्स्ट वीक में जब हम लोग मिलेंगे तो नेक्स्ट वीक में आपका वी विल स्टार्ट अगस्त करंट अफेयर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में कोशिश रहेगी अगले 2 हफ्ते में आपका अगस्त भी कंप्लीट कर दिया जाए। अभी ऑफलाइन में आने की वजह से थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट हो गया है, जिस वजह से रेगुलर क्लास लेना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपका जितना भी कंटेंट मैं आपको डिलीवर करता हूँ उसमें क्वेश्चंस में थोड़ा सा मुझे एफर्ट डालना पड़ता है, उससे रिलेटेड मटेरियल ऐड ऑन करने के लिए। ऐसा नहीं क्वेश्चन आंसर आपको सीधा करा दिया खत्म कहानी, तो वो जो एक्स्ट्रा स्टेप आपका मटेरियल डेवलप करना पड़ता है उसमें टाइम लग जाता है, ठीक है। बट आने वाले टाइम में कोशिश रहेगी कि आपका ये सारा काम स्मूथली चलता रहे। चलिए सर, तो देख लेते हैं एक बार पुराने क्वेश्चंस कहां तक हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। तो ये रहा सर क्वेश्चन नंबर 59। ये हम लोगों ने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 59, हु रिसीव्ड द 2024 पायनियर ऑफ द ईयर अवार्ड? हु रिसीव्ड द 2024 पायनियर ऑफ द ईयर अवार्ड? टॉम क्रूज, कैथलीन कैनेडी, ग्रेटा गेरविक, माइकल डी आइसनर। बताइए, हु रिसीव्ड द 2024 पायनियर ऑफ द ईयर अवार्ड? टॉम क्रूज, कैथलीन कैनेडी, ग्रेटा गेरविक, माइकल डी आइसनर। बिल्कुल सर, इसका करेक्ट आंसर था ग्रेटा गेरविक, जो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में देखा था। एक क्वेश्चन और डिस्कस किया था सर, इसको कुछ लोगों ने गलत भी किया था, स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, पूछ सकता है। Whom did Nuno Borges defeat at the Norgia Open to win his first ATP Tour title? बताइए जरा, Whom did Nuno Borges defeat at the Nordia Open to win his first ATP Tour title? तो ये भी हम लोगों ने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था सर क्वेश्चन। हाँ, इसका करेक्ट आंसर भी क्या था? राफेल नडाल, ठीक है, राफेल नडाल को हरा के जीता है। चलिए, और हम कहां तक पहुंच गए थे? लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था रिगार्डिंग मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। आपका जो लास्ट क्वेश्चन था दैट वाज रिगार्डिंग द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। अब एपीजे अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भाभा या के कस्तूरी रंगन। तो करेक्ट आंसर सर इसमें आपका क्या हो जाएगा? एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी एपीजे अब्दुल कलाम। तो एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, तो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। चलिए, तो यहां तक हम लोग सर करके आ चुके थे। इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कशन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। तो आज का पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 90। विच डेट was celebrated as the 85th foundation day of the CRPF? 25 July, 26 July, 27 July, 28 July. Which date was celebrated as the 85th Foundation Day of the CRPF? 25 July, 27 July, 26 July और आपका 28 जुलाई। मानपू जी, अगर मैंने रेस्पॉन्ड नहीं किया तो काइंडली एक बार आप फिर से मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। कभी कभी बहुत सारे मैसेज होने के चक्कर में आपका वो मिस हो जाता है, ठीक है। मुसान जी, देखिए करंट अफेयर्स वो मैं डिसाइड कर लूंगा कि ये स्पीड कितना ठीक है। अगर आपको लेट लग रहा है तो इसका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगा, वहां पर आप स्पीड फास्ट करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए डेली बेसिस का अपना एक, मैं इसको क्लास की फॉर्मेट में नहीं करता हूँ। करंट अफेयर्स ऐसा नहीं है सर कि मतलब ये निपटाया खत्म कर दिया, ये मतलब सर डेली प्रैक्टिस है, डेली एक्सरसाइज है। तो मेरी कोशिश रहती है 10 से 11 12 क्वेश्चन आपका डेली बेसिस पे करा के चला जाऊं। तो ये ऐसा भी नहीं है कि सर कोई 1 आवर 2 आवर की डेडिकेटेड क्लास है,
ये एक जनरल प्रैक्टिस क्लास, एक डिस्कशन क्लास है सर, ठीक है। तो उसको डिस्कशन ही रहने दीजिए। जहां पर स्पीड फास्ट करनी होती है वहां मैं फास्ट भी कर लेता हूँ, जहां पे स्लो करनी होती है वहां स्लो भी कर देता हूँ, ठीक है। तो उसको जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। बाकी अगर जैसे आपको अगर स्लो लग रहा है तो इसका रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब में अपलोड हो जाएगा, तो आप उसे वहां से कवर कर लीजिएगा। होन सिंह जी, हाँ देखिए मैं कंसर्न आपका समझ रहा हूँ, लेकिन मतलब उसके चक्कर में मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट आपका मिस हो, ठीक है। तो अगस्त भी कराया जाएगा, डेली 10-10 क्वेश्चन भी हम करेंगे तो स्मूथली सर आपका कवर होगा, ठीक है। तो उसका आप टेंशन मत लीजिए। Which date was celebrated as the 85th foundation day of the CRPF? Correct answer is 27 जुलाई, ठीक है सर। करेक्ट आंसर इज 27 जुलाई। देखिए सीआरपीएफ क्या है आपका, जैसे हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस है। पैरामिलिट्री फोर्स किसे कहते हैं? जो अपार्ट फ्रॉम जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं लाइक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनके अलावा जो एक्स्ट्रा मिलिट्री फोर्सेस हैं और एंड दोस केम अंडर होम मिनिस्ट्री, जो किसके अंडर में आ रही हैं सर? होम मिनिस्ट्री के अंडर आ रही हैं। जैसे इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है, इंडियन एयरफोर्स है, वो किसके अंडर में है? डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में। बट जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है वो किसके अंडर में है? होम मिनिस्ट्री के अंडर में है। तो उसमें से एक फोर्स है आपका सीआरपीएफ, ठीक है, इट इज सीआरपीएफ। तो यहां पर एक चीज ये याद रखिएगा, सीआरपीएफ किस मिनिस्ट्री के अंदर आ रही है? होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर आ रही है। और ये किस दिन स्टैब्लिश हुई थी? 27 जुलाई 1939 को स्टैब्लिश हुई थी एज क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। तो उस टाइम के जो वाइसरॉय थे तो एक तरीके से ये उनके अंडर में काम करती थी। 27 जुलाई को ये स्टैब्लिश हुई है, ब्रिटिशर्स के टाइम से ये इंडिया में एग्जिस्ट कर रही है। फिर आजादी के बाद सर इसका नाम हमने बदल के क्या कर दिया? सीआरपीएफ कर दिया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस। तो जनरली जो नक्सलाइट एरियाज होते हैं या जम्मू कश्मीर में इनकी पोस्टिंग आपको देखने को मिलेगी, या देश भर में अगर कहीं भी मान लो कोई इंटरनल एरिया में कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो वहां पर भी सीआरपीएफ को भेजा जाता है। अब इसका फाउंडेशन डे सेलिब्रेट होता है 27 जुलाई को, क्योंकि ये कब स्टैब्लिश हुई थी? 27 जुलाई 1939 को। तो यहां से आपको मेन पॉइंट क्या क्या ध्यान रखने हैं कि सीआरपीएफ कम्स अंडर होम मिनिस्ट्री। दूसरा पॉइंट याद रखना, इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 27 जुलाई, ठीक है। तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आ जाएंगे, आपको लगेगा रैंडम कुछ भी पूछ लेता है, बट वो रैंडम नहीं है सर, वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में उससे रिलेटेड न्यूज आई है, उसी से उठा के उसने सवाल आपका बनाया है। इस बारे में पिछली क्लास में हमने काफी ऑलरेडी चर्चा कर ली है, ठीक है। चलिए सर, तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 90। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 91। विच कंट्री वॉन द विमेन्स एशिया कप टाइटल इन 2024? इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान। विच कंट्री won the women's Asia Cup title in 2024? इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान। हाँ जी, विमेन्स एशिया कप टाइटल किसने जीता है सर? इट इज वॉन बाय श्रीलंका। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक और आया था, ये क्वेश्चन आया था कि कहां पर ये ऑर्गेनाइज हुआ, अभी पिछले कुछ स्लाइड्स में आप देखोगे तो तब भी मैंने आपको बताया था ये कप किसने जीता है? श्रीलंका ने जीता है, ठीक है। तो विमेन्स एशिया कप 2024 टाइटल हैज बीन वॉन बाय श्रीलंका। तो स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है सर, ध्यान रखिएगा। देखिए सीजीएल में स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल नहीं आए तो इसको लेके आप ये नहीं कि सर स्पोर्ट्स देखेंगे भी नहीं, स्पोर्ट्स पढ़ना छोड़ देंगे, हो सकता है आने वाले एग्जाम में आ जाए, क्योंकि स्पोर्ट्स जनरली एक इंपॉर्टेंट सेक्शन रहा है आपके एग्जाम का, ठीक है। तो सीजीएल से हताश हो गए, स्पोर्ट्स के बारे में आप पढ़ना ना छोड़ दें, उसको कंटिन्यू रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 92। इंटरनेशनल टाइगर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट एवरी ईयर? 10 जून, 29 जुलाई, 15 अगस्त या 2 अक्टूबर?
देखिए डेज एंड डेट्स पे क्वेश्चन हमेशा से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं ना, इस बार भी देखोगे डेज एंड डेट पे क्वेश्चन देखने को मिला, पिछले एग्जाम्स में भी देखोगे डेज एंड डेट्स पे आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो डेज एंड डेट्स के क्वेश्चन हमेशा से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उसी के लिहाज से सर क्वेश्चन नंबर 92 बन रहा है, इट इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट एवरी ईयर, 10 जून, 29 जुलाई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। करेक्ट आंसर इज 29 जुलाई। ठीक है सर, किस दिन सेलिब्रेट हो रहा है ये आपका, इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 29 जुलाई टू रेज अवेयरनेस अबाउट द मैग्निफिसेंट येट इंडेंजर्ड एनिमल। ठीक है, चलिए तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए इस दिन क्यों सेलिब्रेट हो रहा है, इट इज ए रिमाइंडर ऑफ द कलेक्टिव एफर्ट ऑफ 13 टाइगर रेंज कंट्रीज। देखिए एक कसम खाई गई थी कि बाय 2022 टाइगर की पॉपुलेशन डबल कर देंगे, TX2 मतलब T मल्टीप्लाइड बाई 2, टाइगर पॉपुलेशन डबल कर देंगे बाय 2022, ये कसम खाई गई थी। तो ठीक है, तो उसी दिन को याद करने के लिए 29 जुलाई सेलिब्रेट किया जाता है एज अ इंटरनेशनल टाइगर डे। ठीक है, The day was first established in 2010 at the St. Petersburg Tiger Summit। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। Who is the first Indian women shooter to win a medal in the Olympics? बहुत ही आसान सवाल है सर, खाता खोल देने वाला। ठीक है, बताइए जरा इसका करेक्ट आंसर। Who is the first Indian women shooter to win a medal in the Olympics? गगन नारंग, सुमा शिरोड, हीना सिद्धू, मनु भाकर। Who is the first Indian women shooter to win a medal in the Olympics? गगन नारंग, सुमा शिरोड, हीना सिद्धू, मनु भाकर। बिल्कुल सही बात सर, इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है आपका मनु भाकर। ठीक है, करेक्ट आंसर इज मनु भाकर। तो मनु भाकर जी जो इस बार ब्रॉन्ज लेके आई थी शूटिंग इवेंट में, और शी वाज द फर्स्ट पर्सन टू ब्रिंग मेडल दिस ईयर। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 94। सॉरी, अरे आंसर दिखा दिया मैंने, उप्स। चलो क्वेश्चन नंबर 94, रिसेंटली हु अमंग्स द फॉलोइंग। अब तो सर खाता खुल गया, अब तो सर सबका खाता खुलेगा है ना, अब तो पता चल ही गया। तो एक अवार्ड है सर, शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2024। हाँ, अब देखो दनादन सी आएंगे अब। हाँ, Who among the following from Asian region has been named the winner of the GBP 5000 Common Goal? कितने मतलब शानदार लोग हैं सब, मतलब पढ़ने में एक नंबर है, किसी का भी आंसर गलत नहीं आ रहा, सब सी दे रहे हैं। ये देखो मोगे जी तो सर कह रहे हैं कॉन्फिडेंटली सर सी ही है सर। हाँ, तो किसने जीता है सर, इट इज संजना ठाकुर। ठीक है, करेक्ट आंसर इज संजना ठाकुर फॉर अ शॉर्ट स्टोरी ऐश्वर्या राय। अरे कोई मेरा दिल रखने के लिए ही डी बोल दो यार। चलो कोई बात नहीं, समाप्त हुआ सवाल। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। Recently, Ministry of Mines has launched a scheme for partial reimbursement of exploration expenses for holders of exploration licenses। ठीक है, this scheme offers a 50% reimbursement on expenses incurred during the exploration of critical minerals with a maximum cap of। देखिए जो माइनिंग हो रही है ना, यहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग की बात हो रही है। क्रिटिकल मिनरल्स मतलब कुछ ऐसे मिनरल्स हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं जो हमारी ग्रोथ के लिए और नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत जरूरी है कि ये मिनरल्स हमारे ही देश में मिले, क्योंकि चूंकि ये हमारी ग्रोथ और सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है, और अगर इन मिनरल्स के लिए हमें किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट रहना पड़ा तो वो हमेशा हमारी इस मजबूरी का फायदा उठाएंगे। यस और नो? तो इट इज वेरी मैंडेटरी कि ये क्रिटिकल मिनरल्स की जो माइनिंग हो वो हमारे ही कंट्री में हो। तो ऐसी कंपनीज जो इनकी माइनिंग करती हैं, जो इन्हें एक्सप्लोर करती हैं, उन्हें सरकार क्या करती है, रीइंबर्स करती है, उनको इंसेंटिव देती है कि जितना भी उनका खर्चा हो रहा है उसका 50% कौन पे कर देगा, सरकार पे कर देगी। क्योंकि यहाँ पर सरकार का मेन पर्पज है, अरे भाई आप माइनिंग तो करो।
ताकि ये मिनरल्स हमारे सिक्योर तो हो कि हमारे ही देश में निकल रहे हैं, इनके लिए किसी और पे डिपेंड करना पड़ेगा तो वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए सीधा सीधा थ्रेट है। ठीक है, तो ये जो स्कीम है फॉर पार्शियल रिइंबर्समेंट ऑफ एक्सप्लोरेशन एक्सपेंसेस फॉर होल्डर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस, ये 50% का रिइंबर्समेंट प्रोवाइड करता है। सवाल ये है कि किस लिमिट तक, ऐसा तो नहीं कि कोई लिमिट ना हो कि 50% बोला उन्होंने कहा सर 100 करोड़ का खर्चा आया तो हम 50 करोड़ दे रहे हो सर, नहीं सर, इसकी एक लिमिट है, मैक्सिमम 20 करोड़ तक दिए जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 20 करोड़ तक है। चलिए सर, अब एक बार देख लेते हैं सर हमारे देश में कौन कौन से क्रिटिकल मिनरल्स हैं। तो ये पूरी लिस्ट यहाँ पर रेडी कर दी है मैंने, इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कैडमियम, कोबाल्ट, फिर कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हैफनियम, इंडियम, लिथियम, मॉलिब्डेनम, फिर ये आपका ये पूरा 14 से 23, ठीक है, फिर उसके बाद ये 24 से लेकर 30। ठीक है, तो ये सारे आपके जो मिनरल्स हैं ये हमारे क्या है, क्रिटिकल मिनरल्स है। ठीक है, दीज आर ऑल आवर क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है, तो इनके नाम ध्यान रख लीजिएगा, आप हेल्प कर सकते हैं आपको एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। आगे बढ़ रहे हैं फिर सर अगले क्वेश्चन की तरफ, अगर क्लियर है तो अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, डाउट है तो डाउट पूछिए। क्वेश्चन नंबर 96, रिसेंटली आरबीआई हैज इंट्रोड्यूस्ड रिवाइज्ड साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। सार्क एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, सार्क इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। रिसेंटली सार्क हैज आरबीआई हैज इंट्रोड्यूस्ड सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क। ठीक है, रिसेंटली आरबीआई हैज इंट्रोड्यूस्ड सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क फॉर 2024। फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली अ सेपरेट आईएनआर स्वैप विंडो हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड वर्थ कितना। तो सबसे पहले तो सर हमें ये समझना पड़ेगा कि ये स्वैप फ्रेमवर्क है क्या। ठीक है, टू प्रोवाइड वेरियस कंसेशंस फॉर स्वैप सपोर्ट इन आईएनआर, मतलब कितने रुपए तक का स्वैप फ्रेमवर्क इसमें बनाया जा रहा है। अब ये स्वैप फ्रेमवर्क पहले समझ लेते हैं कि सर ये है क्या। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का अगर आंसर तुक्का मारना है तो तुक्का मान लो। एक बार मैं आप चाह रहा हूं आपको एक बार स्वैप फ्रेमवर्क सिखा दूं, समझा दूं, कहने का मतलब क्या है। देखिए मान लीजिए सर एक साइड इंडिया है, एक साइड यूएसए है। ठीक है, एक साइड इंडिया है, एक साइड यूएसए है। अब हमको क्या करना है सर, इंडिया से ऑयल परचेज करना है। ठीक है, हमको मान लो यूएसए से क्या लेना है, ऑयल लेना है। ठीक है, हमको यूएसए से क्या लेना है सर, ऑयल लेना है। तो यूएसए से ऑयल लेंगे तो यूएसए को क्या चाहिए होंगे, डॉलर्स चाहिए होंगे, और यूएसए को हमसे क्या लेना है सर, हमें ऑयल लेना है। मान लो यूएसए भी हमसे कुछ परचेज कर रहा है, टेक्सटाइल कपड़े परचेज कर रहा है मान लो। ठीक है, अब यूएसए जब हमसे कुछ परचेज करेगा तो हमें क्या चाहिए होगा, आईएनआर चाहिए होगा, क्योंकि हमारा खर्चा तो रुपए में चलता है। यस और नो। तो हमारी दो कंट्रीज में क्या हो रहा है, यूएसए को जो भी पेमेंट चाहिए डॉलर्स में चाहिए, हमें इंडियन रुपी में चाहिए। अब यहां पर यूएसए से हम ऑयल ले रहे हैं, उनको हम टेक्सटाइल बेच रहे हैं। तो कुल मिला के आप इस तरह का सिचुएशन सोचो ना कि आपने एक दुकानदार से बात करी, आप उससे 100 रुपए का माल ले रहे हो और 100 रुपए का माल वो आपसे ले रहा है। ठीक है, तो यानी पहले 100 रुपए आपने इकट्ठा किए, उसको पी के वही 100 रुपए वो आपको दे रहा है। तो बार बार आवाजाही हो रही, पहले आप उसे दे रहे हो फिर वो आपको दे रहा है, और अल्टीमेटली घूम तो वही 100 रुपए मार्केट में रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या करा, एक एग्रीमेंट साइन कर लिया दोनों के बीच में कि भाई ये जो 100 रुपए हैं ये हमारे बीच में ही रहेंगे। ठीक है, आप हमें दो या हम आपको दें। तो यहां पर भी स्वैप क्या हो रहा है कि यूएसए हमें डॉलर दे देगा। ठीक है, क्योंकि यूएसए के पास डॉलर है, और हम उसे आईएनआर दे देंगे कि ये अपने पास रख लो। जो भी रेट चल रहा होगा, मान लो $1 80 रुपी चल रहा है,
तो उसने हमें मान लो $1 दे दिया, हमने उसे 80 रुपये दे दिए, ठीक है। तो कल कुछ भी परचेज करना होगा तो उन्हीं डॉलर में से निकाल के हम यूएसए को पकड़ा देंगे और यूएसए भी वही रुपये पकड़ा के हमको दे देगा। तो इसको कहते हैं करेंसी स्वैप कर लेना, क्योंकि उनकी करेंसी की नीड हमें है, हमारी करेंसी की नीड उनको है, परचेज करना है। तो ये जो मेथड है ये क्या कहलाता है सर? करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क कहलाता है। अब इससे फायदा क्या होता है कि एक बार हमने डील कर ली कि हाँ भाई $1 का 80 रुपए चल रहा है, तो हम आपको $1 दे रहे हैं, आप हमें 80 रुपये दे दो। अब इससे फायदा ये होता है कि कल मान लो करेंसी एक्सचेंज रेट चेंज हो गया, $1 85 रुपये हो गया, ठीक है, तो हमें ज्यादा रुपए देने पड़ जाएंगे, और $1 75 हो गया तो यूएसए को नुकसान, उसे कम रुपए मिलेंगे। तो ऐसा ना हो, ठीक है, एक बार में ही पहले सारा एग्रीमेंट कर लिया जाता है ताकि जो करेंसी का फ्लक्चुएशन है वो कम हो, जो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल किया जा सके। तो इसीलिए पहले ही कंट्रीज क्या कर लेती हैं, आपस में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट फाइल कर लेती हैं, ठीक है। करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो? क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। हाँ जी सर, क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। उनको हमारी करेंसी की जरूरत है, हमें उनको उनकी करेंसी की जरूरत है, तो वो हम पहले ही डील कर लेते हैं, उनको अपनी करेंसी दे देते हैं, अपनी उनको उनसे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क। तो अब ये जो सार्क कंट्रीज हैं इनका आपस में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, इनका आपस में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हो रहा है। तो इनका जो आपस में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हो रहा है वो कितने आईएनआर तक का हो रहा है? सार्क में जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हो रहा है वो कितने तक का हो रहा है? तो इट इज 250 बिलियन रुपीस का हो रहा है, ठीक है। ये कितने तक का हो रहा है सर? आपका 250 बिलियन रुपीस तक का हो रहा है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं सर सार्क की। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने हमेशा से कहा है जब भी आप कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखो, ये कौन सा, ये 96 है, ठीक है, इट इज 96। जब भी आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखो आपके मन में एक ही सवाल आना चाहिए, सबसे पहला सवाल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो सार्क का हेडक्वार्टर सर आपको किधर मिलेगा? काठमांडू, नेपाल में मिलेगा, ठीक है। सार्क का हेडक्वार्टर सर आपको किधर मिलेगा? काठमांडू, नेपाल में मिलेगा। ऑल राइट, तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 8 दिसंबर 1985। अब सर सार्क में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? अगला सवाल, सार्क में सर कौन कौन सी कंट्रीज हैं? तो सार्क में सर आपका मालदीव्स है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, ठीक है। तो इंडिया के आसपास के जितने भी बॉर्डर कंट्रीज है, म्यांमार को छोड़ दो, तो वो आप इमेजिन कर लो वो किसका पार्ट है? सार्क का पार्ट है, ठीक है। अब नहीं याद हो रहा है सर, मजा नहीं आ रहा है, तो शॉर्ट ट्रिक याद रख लो सर, MBBS पिन, ठीक है। सार्क कंट्रीज याद रखने की शॉर्ट ट्रिक याद रख लो सर, MBBS पिन, M for Maldives, B for Bhutan, B for Bangladesh, S for श्रीलंका, P for पाकिस्तान, A for अफगानिस्तान, I for इंडिया, N for नेपाल, ठीक है। तो ऐसे नहीं याद हो रहा है तो सर ऐसे ही याद रख लो। आई होप इट इज क्लियर नाउ। हाँ जी सर, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, कोई डाउट होने से बताइए, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। सॉरी। तो ये हो गया सर आपके सार्क कंट्री, ठीक है। तो ये इस पे भी कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं। ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। Recently, Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare has launched a blog site meant to serve as a digital platform to showcase the voice of Indian farmer.
व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लेटफॉर्म? सिंपल सवाल है सर, छोटा सा सवाल है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहां पे इंडियन फार्मर्स की आवाज को उठाया जाएगा, तो इस प्लेटफॉर्म का नाम बताना है सर। बताइए सर, लगाइए तुक्का सर, नहीं समझ में आ रहा लगाओ तुक्का सर, जो गलती करनी है यही कर दो सर। ठीक है, ऐसा मौका कहीं नहीं मिलेगा सर, ऐसा कहीं टेस्ट में नहीं मिलेगा आपको, यही मिलेगा। जो लगता है बोल दो, पूरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन लिमिटेड है सर, ऑप्शन ए बी सी डी। ठीक है, ऐसे नहीं बोल रहे हो एफ ऑप्शन होगा सर, ठीक है, ऐसा नहीं। चार ऑप्शन है, बताओ सर। करेक्ट आंसर इज ऋषि कथा प्लेटफॉर्म। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऋषि कथा प्लेटफॉर्म। बहुत बढ़िया। तुक्का, तुक्का हमेशा यही क्यों लगाते हैं? ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऋषि कथा प्लेटफॉर्म। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। Recently, IMF has received released an artificial intelligence preparedness index dashboard. Which of the following countries has topped the index? US, Singapore, Denmark, Netherlands. IMF ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयरनेस इंडेक्स डैशबोर्ड रिलीज किया है। किस कंट्री ने इस इंडेक्स को टॉप किया? यूएस, सिंगापुर, डेनमार्क, नेदरलैंड्स। आईएमएफ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयरनेस इंडेक्स रिलीज किया है डैशबोर्ड। किस कंट्री ने इस इंडेक्स को टॉप किया? यूएस, सिंगापुर, डेनमार्क, नेदरलैंड। करेक्ट आंसर इज सिंगापुर। ठीक है, करेक्ट आंसर इज सिंगापुर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयरनेस इंडेक्स, तो ये मतलब बेसिकली देख रहे हैं कौन सा कंट्री कितना बेटर प्रिपेयर्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रिगार्डिंग। ठीक है, द रेटिंग बेस्ड ऑन असेसमेंट ऑफ रेडीनेस इन 4 की एरियाज, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग उनके पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ह्यूमन कैपिटल कैसा है, लेबर मार्केट पॉलिसीज कैसी हैं, इनोवेशन और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कैसा है, रेगुलेशन एंड एथिक्स एथिक्स कैसे हैं। तो इन सब बेसिस पे प्रिपेयरनेस के मामले में किसने टॉप किया है सर? सिंगापुर ने। अच्छा, एक बार सिंगापुर की कैपिटल बताइएगा सर, सिंगापुर की कैपिटल बताइएगा। फिर इंडिया की रैंकिंग कितनी है सर? आउट ऑफ 174 हमारी रैंक है सर 72। ठीक है, आउट ऑफ 174 हमारी रैंकिंग कितनी है सर? आपका 72। तो सिंगापुर की कैपिटल क्या है सर? सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर की कैपिटल इज सिंगापुर सिटी। ठीक है, सिंगापुर की कैपिटल इज सिंगापुर सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 99। As per recently released Global Livability Index 2024, Vienna has become the most livable city for third consecutive year. This index is released by which of the following organization? World Economic Forum, Economist Intelligence Unit, World Bank या VDAM Institute। देखिए, इंडेक्स एंड रैंकिंग्स भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है, इम्पोर्टेंट कैटेगरी रही है करंट अफेयर्स के लिए। तो उसी के रिगार्डिंग सर ये आपका क्वेश्चन है। एज पर रिसेंटली रिलीज ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024, एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट यही आ सकता है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के हिसाब से मोस्ट लिवेबल सिटी कौन सा है? इट इज वियना। वियना किसकी कैपिटल है? एक बार बताइए कि सर वियना किसकी कैपिटल है? और ये जो इंडेक्स है आपका कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, वर्ल्ड बैंक या वीडैम इंस्टीट्यूट। ठीक है, रिगार्डिंग एपीपीएससी इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपका कि कोई भी इंडेक्स देगा उसकी ऑर्गेनाइजेशन पूछ, एपीएसएस भी इस तरह के सवाल नहीं पूछता है, एबीपीएससी पूछ सकता है इस तरह के सवाल। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर बनाइए, बताइए।
व्हाट्सएप नहीं है क्या मतलब? हाँ बिल्कुल सर, वियना इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। वियना किसकी कैपिटल है? ऑस्ट्रिया की। और ये आपका किसने रिलीज किया है? ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इट इज, बिल्कुल सही बात, वियना इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। एंड ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इट इज इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, इसके हिसाब से आपका जो वियना इज द मोस्ट लिवेबल सिटी इन्होंने निकाला। लेकिन इसमें इंडिया कहाँ है सर? हम लोग काफी पीछे हैं। इस रिपोर्ट में 5 इंडियन सिटीज हैं, ठीक है, और जिसमें दिल्ली एंड मुंबई, दीज आर, ये इनको टॉप पे मान लो, जो 141st रैंकिंग पे है, ठीक है। फिर उसके बाद दिल्ली मुंबई के बाद चेन्नई है, अहमदाबाद है, एंड देन आपका बेंगलुरु है। तो ये इनके हिसाब से आपका रैंकिंग है, ठीक है। देखिए एपीपीएससी के रिगार्डिंग मैंने एक अलग ग्रुप बनाया है जहां पर डेडिकेटेड 10 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और एपीपीएससी के रिगार्डिंग जो भी आपका एक्स्ट्रा में रिवीजन क्लास है, बूस्टर क्लासेस हैं, वो भी हम आपका उसी क्या कहते हैं ग्रुप पर आपको शेयर कर देंगे। तो सारा जितना भी एपीपीएससी का कंसर्न स्टूडेंट है जो मतलब उस एग्जाम का सिंसियरली प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो उन्हीं के रिगार्डिंग मैंने ये हम लोगों ने आपका एक ग्रुप स्टार्ट किया। तो आपका क्या कहते हैं, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये जो एक व्हाट्सएप नंबर है 81189811985367, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 8118985367 रिगार्डिंग दैट ग्रुप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 100। As per recent information, INS Shivalik will take part in the RIMPAC exercise, Rim of the Pacific exercise. This exercise will be conducted at which of the following places? देखिए एक टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था आपका जो स्टेनोग्राफर हुआ था जनवरी में, उसमें एक सवाल आ गया था सर, मिलिट्री एक्सरसाइजेस से रिलेटेड, ठीक है। तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। उस पे वो पूछ लेता है सर बताइए जरा कि ये एक्सरसाइज कहाँ पर हुई है, तो उसमें क्वेश्चन एक्सरसाइज पे था, हालांकि अपने नोट्स की था, अपना करंट अफेयर्स का ही था वो, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हो गई थी। तो ये इट विल बी कंडक्टेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? करेक्ट आंसर इज हवाई, ठीक है। तो यहाँ कहाँ पर होगा सर आपका? हवाई। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज बीइंग हेल्ड इन हवाई, ठीक है सर, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए तो आपका ये हो गए 100 सवाल पूरे। तो ये हो गया सर आपका जुलाई का करंट अफेयर्स कंप्लीट। इसका मैं अब कंप्लीट वाला जो पीडीएफ बना के वो वेबसाइट पे अपलोड करवा दूंगा। तो जो भी आपका करंट अफेयर्स है उसके लिए अब देखिए बार बार आपको लिंक विंक मांगने की जरूरत नहीं है, सीधा अब हमारी वेबसाइट है northeastpsc.co.in, ठीक है। उस पे आपके कुछ इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल भी अपलोड करवाए जा रहे हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो भी फ्री स्टडी मटेरियल है नॉर्थ ईस्ट पीएससी का ये वेबसाइट पे आपको मिलता रहेगा। तो प्लीज डू विजिट अवर वेबसाइट northeastpsc.co.in, ठीक है सर। चलिए तो फिर इसके आगे की कहानी फिर हम लोग अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। अगली क्लास में आपका अगस्त का करंट अफेयर्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए फिर मिलते हैं सर फिर अगली क्लास में। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, अपने कलीग्स के साथ इसको शेयर कर देंगे। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।